नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में मतदान 12 नवंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को। आईएनएस अरिहंत से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बेंगलुरु में सीएसआईआर की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने लेह लद्दाख में मैग्नेटिक हिल और पुगा चुमथांग क्षेत्र में ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना परिषद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों के खतरे से निपटने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत का मुकाबला दूसरे ग्रुप मैच में मोरक्को से जारी और बांग्लादेश में महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं नीलम मलकानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th, and date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. श्री राजीव कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारी करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का सुविधा पोर्टल प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र की सुविधा प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से चुनाव रैलियों और सभाओं की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से अपने मताधिकार को महत्व देने और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हो। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। श्री नड्डा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने कहा कि चुनाव राज्य और देश को विकास और सुशासन के पथ पर रखने का एक माध्यम है। उन्होंने मतदाताओं से राज्य की प्रगति और विकास में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील की। आईएनएस अरिहंत से आज एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एसएलबीएम का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल का पूर्व निर्धारित रेंज तक परीक्षण किया गया और बंगाल की खाड़ी में ये अपने सटीक निशाने पर पहुंची। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मानक सही पाए गए। आईएनएस अरिहंत से एसएलबीएम का सफल परीक्षण लॉन्च चालक दल की क्षमता को साबित करने और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम को मान्यता देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का ये एक प्रमुख तत्व है। कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन के एक ड्रोनियर विमान ने कल लक्षद्वीप में अगाती हवाई पट्टी पर रात्रि में पहली बार लैंडिंग की।
हवाई पट्टी पर छोटे रनवे और सीमित हवाई सेवाओं के कारण नागरिक और सैन्य विमानों का संचालन केवल दिन में ही होता है। नौसेना ने कहा है कि रात्रि में सफल लैंडिंग से भविष्य में अगाती हवाई पट्टी से रात्रि में ड्रोनियर विमानों का संचालन करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे समुद्र में हमेशा निगरानी करने और लक्षद्वीप को सहायता प्रदान करने के प्रयासों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व श्रेणी का संस्थान है। बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने लेह लद्दाख में मैग्नेटिक हिल और पुगा चुमथांग क्षेत्र में ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये सर्वेक्षण पिछले महीने हैदराबाद के CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के साथ किया गया था। सर्वेक्षण के लिए NAL ने ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन तैनात किया था। ये ड्रोन 20 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। NAL के निदेशक डॉक्टर अभय पाशिलकर ने कहा कि ड्रोन ने 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच कठोर उड़ान के साथ सर्वेक्षण किया। ड्रोन पर लगे एकीकृत मैग्नेटोमीटर ने चुंबकीय डेटा प्राप्त किया। डेटा का विश्लेषण राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर पाशिलकर ने कहा कि डेटा लद्दाख क्षेत्र में विकास गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्चुअल माध्यम से असम में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने सिलचर के मोइनार बॉन्ज में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेल फेड पेट्रोलियम भंडार डिपो और सिलचर को बदरपुर और गोहपुर को होलोंग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का भी उद्घाटन किया। श्रीमती मुर्मू ने मेघालय और नागालैंड को जोड़ने वाली एक यात्री रेलगाड़ी को भी रवाना किया। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क और रेलमार्ग से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पर्यटन के अवसर बढ़ने के साथ साथ व्यापार बढ़ेगा और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हमारे भाई बहनों के जीवन में सुविधाएं बढ़ेगी, व्यापार और रोजगार के लिए अवसर मिलेगी, परिवहन की सुविधाएं बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित आसाम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु। असम का विकास पूरी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास का इंजन हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज गुजरात के गांधीनगर में वर्चुअल माध्यम से गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नवाचारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने के पथ पर है। युवाओं के लिए देश में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें अहमदाबाद स्थित अवसंरचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान में ड्रोन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र तथा सरकारी और सहायता प्राप्त उच्चतर और तकनीकी शिक्षा कॉलेजों के परिसरों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। उपराष्ट्रपति आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती गांधी आश्रम गए। उन्होंने आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया की आलोचना की। नई दिल्ली में श्रीमती ईरानी ने ये बात कही। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ कहना चाहती हूं,
राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूँ, गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी। ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत नाम एक वेबसाइट का शुभारंभ किया। ये कोष तीनों सेनाओं के लिए है, जिसका उपयोग सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए या गंभीर रूप से घायल हुए तीनों बलों के कर्मियों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा किसी भी समाज के लिए सर्वोच्च है और जांबाज सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समाज के सभी वर्गों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने देशवासियों से इस पहल से जुड़ने और बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए इसमें योगदान करने की अपील की। कोई भी व्यक्ति www.maabhartikesaput.moj.gov.in वेबसाइट के माध्यम से इस कोष में योगदान कर सकता है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में पहली अनुसंधान और विकास प्रदर्शनी आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि ये आयोजन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय अनुसंधान के मंत्र का साक्षी है। उन्होंने कहा कि आईआईटी परिवर्तन के माध्यम और भविष्य के लिए एक सेतु बन गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत गुणवत्ता को बनाए रखने के मंत्र के साथ विश्व भर में अपने उत्पादों की ब्रांडिंग कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS को राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत तैयार किए गए नए मानकों के लिए अपने मौजूदा मानकों में संशोधन करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में मतदान 12 नवंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को। आईएनएस अरिहंत से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बेंगलुरु में CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने लेह लद्दाख में मैग्नेटिक हिल और पुगा चुमथांग क्षेत्रों में ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना परिषद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों के खतरों से निपटने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत का मुकाबला दूसरे ग्रुप मैच में मोरक्को से जारी और बांग्लादेश में महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोध संरचना परिषद की 38वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्ता पडसलगीकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों से उत्पन्न चुनौतियों और खतरों से निपटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश सॉलिडेरिटी 2023 बल के साथ सीमा पर संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए। चीन सॉलिडेरिटी 2023 बल का गठन करेगा। The Council of Rat SCO decided to organize and conduct a joint border operation with the forces and means of the border services of the competent authorities of SCO member states. The exercise is called Solidarity, joint measures of the competent authorities of the member states of Shanghai Cooperation Organization to counter the challenges and threats posed by international terrorist organizations from the territory of Afghanistan was approved. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय छात्र पर हमले के मामले में कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। उम्मीद है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये मामला नस्लीय हिंसा से जुड़ा है या नहीं, इस पर अभी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। पहले अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया सरकार से परिवार को जल्द वीजा सुविधाएं मुहैया करवाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में त्वरित और किफायती न्याय के लिए मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र विषय पर चर्चा होगी। सम्मेलन में समग्र विधिक अवसंरचना का उन्नयन, पुराने कानूनों को हटाना, न्याय व्यवस्था तक पहुंच में सुधार, लंबित मामलों में कमी लाना और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। ये डीबीयू देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा ने राष्ट्रीय जनता दल विधायक अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त कर दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सहनी की सदस्यता समाप्त की गई है। सहनी को दोषी घोषित किए जाने और सजा की तारीख से अयोग्य माना जाएगा। उन्हें वर्ष 2012 में बिना यात्रा के फर्जी एयर इंडिया ई टिकट का उपयोग कर यात्रा भत्ता लेने का दोषी ठहराया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली आबकारी नीति में धन शोधन के मामले में जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापे मारे। ये छापे शराब की निजी कंपनियों के डीलरों और वितरकों के परिसरों पर मारे गए। जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में पिछले महीने कारोबारी समीर महेंद्र को भी गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से सामने आया था, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप थे।
वाराणसी की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित रूप से मिले शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराने की हिंदू पुजारियों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पाए गए शिवलिंग के स्थान को संरक्षण प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए ये याचिका खारिज की है। नागालैंड में आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को कई बीमारियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ लागू की जा रही है। ये कार्यक्रम नागालैंड सतत विकास लक्ष्य परिकल्पना 2030 साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व के बारे में। वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है और दुनिया की भारत से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। उपनिवेशवाद के कारण भारत की गिनती गरीब देशों में होने लगी थी, लेकिन आज ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने हमेशा संघर्ष पर सहयोग, प्रतिस्पर्धा पर सह अस्तित्व, हासिल करने से अधिक साझा करने, आधिपत्य पर बहुलता और किसी एक पक्ष के विकास के बजाय साझा समृद्धि को प्राथमिकता दी है। भारत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखता है। सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर रहा है। विश्व के सभी मंचों पर भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है, उन्होंने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत की है, बल्कि विश्व के नेताओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। विश्व के समक्ष कोविड महामारी जैसी अभूतपूर्व चुनौती के दौरान भारत ने कई मुद्दों को तत्परता से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के माध्यम से भारत ने 100 से अधिक देशों की सहायता की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबने और दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सबके बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपनी वैक्सीन तैयार की, इतनी वैक्सीन बनाई, भारत ने दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन भेजी है। 24 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने विकास लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, साथ ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भागीदार बना रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1. We are resolved to make India a developed country in the next 25 years for the world that creates more capacities for global good. 2. We will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3. Our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4. We will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities.
This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. संयुक्त राष्ट्र ने विचारशील नेतृत्व और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए भारत की सराहना की है। पिछले 75 वर्षों में भारत की विकास यात्रा अन्य विकासशील देशों के समक्ष कई आदर्श प्रस्तुत करती है। डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन या फिर 2 अरब से अधिक टीकाकरण जैसी चुनौतियों का समाधान भारत ने प्रस्तुत किया है और इन समाधानों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार है। यूक्रेन, अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, यमन और श्रीलंका जैसे सभी भागीदार मित्र देशों को भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर महीने में कम होकर 18 महीने के निचले स्तर 10.7% पर आ गई। अगस्त में थोक महंगाई दर 12.41% पर थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण थोक मुद्रास्फीति में कमी आई है। खाद्य मुद्रास्फीति पर आधारित थोक महंगाई दर इस वर्ष अगस्त के 9.93% के मुकाबले सितंबर में घटकर 8.08% पर आ गई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 685 अंक बढ़कर 57,920 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 171 अंक चढ़कर 17,186 पर पहुंच गया। भारत ने आज वियतनाम के हानोई में 6ठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीता प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पहलों और भागीदार देशों के साथ शिक्षा और अनुसंधान में भारत के सहयोगी प्रयासों के बारे में जानकारी दी। सुश्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए समग्र, लचीली और बहुविषयक परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि ये नीति समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। भुवनेश्वर में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मोरक्को से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पहले हाफ में मुकाबला गोल रहित बराबरी पर था। अन्य मुकाबलों में नाइजीरिया ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया। ब्राजील और अमेरिका के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। काहिरा में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही रुद्रांश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल दोपहर 1 बजे भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने थाईलैंड को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप के लिए मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बुमराह चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में सामान्य बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में मतदान 12 नवंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को। INS अरिहंत से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बेंगलुरु में CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने लेह लद्दाख में मैग्नेटिक हिल और पुगा चुमथांग क्षेत्र में ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना परिषद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों के खतरे से निपटने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत का मुकाबला दूसरे ग्रुप मैच में मोरक्को से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।